Assalamu alaikum. So we can we are going to start paper two. This paper two includes the topics. This paper two includes sound and electricity. Right. Now the first question is about the circuits, and the question says that the figure 9.1 shows 12-volt battery connected in a circuit containing resistors A, B, and A, B, C, and D. Each resistor has a resistance of 6 ohm. So here the battery is connected of 12 volt. So we can call it EMF because EMF is the total voltages of the circuit, right? और इसके बाद क्या होता है कि calculate the combined resistance of A and B. The question is saying to calculate the combined resistance of A and B. So A resistor की वैल्यू है 6 ohm, B resistor की वैल्यू भी 6 ohm है. They both are connected in series. Therefore, you will add like this R1 plus R2. Let's say they are R1 and R2. So we can find out in this way. 6 plus 6 we make you 12 ohm. Now A, B, and C. A, B are connected in series. So we have made one resistor of 12 ohm. A, B की जो वैल्यू है वो आपके 12 ohm बन चुकी है. और ये ए बी दोनों मिलकर पैरेलल कनेक्ट हैं सी के साथ. ये सी के साथ कनेक्ट है जिसकी वैल्यू है 6 ओम. अच्छा, एक चीज को आप देखा करें कि यहाँ जो पॉइंट्स लगे हुए ना वही पॉइंट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ. ठीक है. वो ये इसलिए शो कर रहा हूँ सो दैट वी कैन कनेक्ट द सर्किट. जो हमारा एक इक्विवेलेंट सर्किट बन चुका है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है इन तीन रेजिस्टर्स का. ठीक है. नाउ द कनेक्शन दैट वी हैव गॉट हियर, दिस कनेक्शन इज पैरेलल वन. ठीक है. तो इन दोनों का पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2. ठीक है. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 1/12, 1/6. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने, कुछ लोगों को अगर एलसीएम का कॉन्सेप्ट आता है तो वो वर्किंग शो कर लें, बट देयर इज नो नीड टू शो द वर्किंग इवन. ठीक है. आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू और कैलकुलेटर के अंदर 1/12 प्लस 1/6 लिखो. आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 3/12. ठीक है. इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर लें. 3 1 3 एंड 3 4 12, तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा होगा 1/12, सॉरी 1/4. और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपके पास आएगा 4/1 जो कि बन जाएगा 4. तो आपका अब जो आंसर आया है ये 4 ओम. दिस इज द वैल्यू ऑफ, और दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ए बी एंड सी रेजिस्टर. ठीक है. इस पूरे बॉक्स इस पूरे बॉक्स का आपके पास एक रेजिस्टर निकल के आ चुका है विच इज 4 ओम. तो अब आपका सर्किट जो है वो कैसा बन जाएगा? इस पूरे बॉक्स की जगह आप एक रेजिस्टर लगा दें जिसकी वैल्यू होगी 4 ओम. और आगे डी वाला है उसकी वैल्यू कितनी है? वो भी 4 ओम है. सॉरी 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 6 ओम है. ठीक है. ठीक. नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो अब आप इसको क्या कर सकते हो? ऐड कर लोगे डायरेक्टली. नेक्स्ट पार्ट में वो यही आपसे कह रहे हैं ए बी सी और डी की रेजिस्टेंस निकालो. तो सिंस वी गॉट दिस सर्किट इन द सीरीज connection, this is going to be 4 ohm, this is going to be 6 ohm. ये ए बी सी, इसके अंदर 4 ohm के अंदर ए बी सी तीनों रेजिस्टर्स मौजूद हैं. ठीक है. और दे आर कनेक्टेड विद द 6 ohm, राइट. तो ये दोनों सीरीज में बन चुके हैं अब. एंड दिस विल गिव यू 10 ohm वैल्यू.
अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कैलकुलेट दी करंट इन द बैटरी। अब बैटरी का करंट निकालना है। बैटरी का करंट का मतलब ये होता है आपको टोटल करंट निकालना है, सही है। तो करंट इन द बैटरी, तो आप बैटरी के ही वोल्टेजेस लोगे। बैटरी आपकी 12 वोल्ट की थी, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो करंट है दैट इज अननोन। डू वी हैव द टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे एक सर्किट बना लेते हैं तो हमारा आसान हो जाएगा काम। वी कैन रेफर इट। हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस निकली है ABCD रेजिस्टर्स की, दैट इज गोइंग टू बी 10 ओम, राइट। यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट आ गया और ये 10 ओम आ गया। करंट यहाँ से जो फ्लो कर रहा है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम निकालने जा रहे हैं, ओके। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारी है 10 ओम। नाउ what we can apply I equals to V over R, where V is 12 volt, R is 10 ohm, so that's going to be 1.2 ampere। ये आपका 1.2 एम्पियर आ गया, ठीक है। Now energy transferred from the battery to the circuit in 50 seconds। तो आपको टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड्स। एनर्जी ट्रांसफर की जब भी बात आएगी तो आप चीज़ देखिएगा कि आपको क्या इलेक्ट्रिकल टर्म्स में करंट या वोल्टेज पता है। अगर करंट वोल्टेज और टाइम पता है, अगर करंट वोल्टेज और टाइम पता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला E इक्वल्स टू VI और T। ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। क्योंकि पावर की टर्म्स में देखो तो पावर इक्वल्स टू एनर्जी ट्रांसफर ओवर टाइम, या वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है, सही है। एंड वी नो के वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम आता है, ठीक है। और पावर की जगह आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम लगा देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अब आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें कि एनर्जी इक्वल्स टू VIT। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो यू कैन यूज VIT, ठीक है, या आप ड्राइव कर लें। तो इट्स अप टू यू, ठीक है। इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स यू कैन डू इट इजीली, ठीक है। अदरवाइज यू कैन मेमोराइज इट, ओके। आप अपना ये याद कर सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू VIT, ओके। एंड दिस विल गिव यू द हेल्प इन द MCQs एज वेल, ठीक है। अच्छा, नाउ प्लग द वैल्यू। सिंस हम बैटरी की बात कर रहे हैं तो बैटरी के वोल्टेजेस लेंगे। करंट हमारे पास टोटल बैटरी ने जो करंट पूरे सर्किट में बनाया है वो है 1.2 एम्पियर, ठीक है। टाइम कितना है हमारा, टाइम हमारा है 50 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 720 जूल्स, ठीक है। अच्छा, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एरर हो जाए तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग कैलकुलेटर हेयर। लेट मी गेट द कैलकुलेटर। सर हसी, यार वहाँ पे कहीं मेरा मोबाइल रखा है। अच्छा जी, तो हमारे पास आंसर इसका, लेट मी डू द क्रॉस चेक, 1.2 टाइम्स 50, 720 जूल आ रहा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पावर अक्रॉस द डी। नाउ यू हैव टू रेफर द सर्किट, और वो सर्किट ये था। वो आपसे कह रहे हैं कि आप इस जगह की पावर बता दें, ठीक है। Now the thing is that you should know the total current and you have to trace the current। आप हमेशा ट्रेस करते हो करंट को, ठीक है। तो
यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा, एंड यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द टोटल करंट विच इज 1.2 एम्पेयर। ठीक है, आप यहाँ पे निकाल चुके हो कि टोटल टोटल आपका जो करंट है इज 1.2 एम्पेयर। तो वो ही करंट आपका फ्लो कर रहा है। अब ये करंट आगे कैसे जाएगा, किस तरीके से जा रहा है, लेट्स सी, लेट्स ट्रेस इट। और हम इसको देखते हैं जरा। यहां से करंट आया, आई करंट है विच इज द टोटल करंट। ठीक है, यहाँ जाएगा। द मोमेंट इट रीचेस एट दिस पॉइंट, इट इज गोइंग टू स्प्लिट अप, राइट। अब ये दो पाथवेज में डिवाइड हो जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये इक्वली डिवाइड होगा या अनइक्वल होगा। ठीक है, वैसे ये अनइक्वल होगा क्योंकि दोनों जगहों की ए बी की रेजिस्टेंस अलग है, कंबाइंड 12 है और सी की 6 है। तो जहां रेजिस्टेंस कम होती है वहां ज्यादा करंट जाता है, because you should remember this that current is inversely proportional to the resistance. Higher the resistance, lower the current will be flowing. Okay, अब ये करंट यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से भी करंट गुजरेगा, यहाँ भी जाएगा, और करंट यहाँ से भी गुजरेगा, यहाँ भी आएगा। तो ये करंट वापस से ऐड अप हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो रेजिस्टर डी है, द कंपोनेंट डी विल अलाउ 1.2 एम्पियर करंट, राइट। 1.2 एम्पियर करंट। ठीक है, अब ये 1.2 एम्पियर करंट आपका यहाँ से फ्लो हो रहा है। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इसको हम अ, वैसे हमारा ये काम हो चुका, तो देयर इज नो नीड टू हैव दिस थिंग हेयर। हम इसको हटा देते हैं। तो बेटा 6 ओम और 1.2 एम्पेयर हमें कंपोनेंट डी का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट हेयर। और वो ये है कि करंट हमारा 1.2 एम्पेयर है, हमारी रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो कैन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पावर। तो हम यूज करेंगे पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, राइट। ठीक है, और यहीं से फिर क्या होगा, आई की वैल्यू है 1.2 और उसका स्क्वायर कर लेंगे। रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो 1.2 टाइम्स 1.2 टाइम्स 6, इट्स गोइंग टू बी 8.64 वॉट। ठीक है, ये 8.64 आया है, 8.64 वॉट। ओके, वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, द स्टूडेंट हैज 3 डिफरेंट वोल्ट मीटर्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर डी। ये रेजिस्टर डी की बात कर रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आपका वोल्टेज भी होता है। आपने वोल्टेज निकालना है। ठीक है, रेजिस्टर डी का। दीज आर लेबल्ड 0 to 6, ये रेंजेस हैं। ये एक वोल्ट मीटर है जिसकी रेंज 0 से 6 तक है। एक वोल्ट मीटर है जिसकी 0 to 9 है। एक और है जिसकी 0 to 200 है। ईच हैज ए पॉइंटर दैट शोज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन अ स्केल। अच्छा, वो पॉइंटर कह रहे हैं कि वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा जैसे ही आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन विच ऑफ द 3 वोल्ट मीटर्स इज बेस्ट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस द डी। तो भाई आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अक्रॉस डी का वोल्टेज पता होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड विच वोल्ट मीटर शुड बी यूज्ड। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी हैव टू वर्क फॉर द फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टर डी। ठीक है, अब रेजिस्टर डी का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालने जा रहे हो। कैसे निकालोगे भाई, आप क्या करोगे, आपके पास पावर मौजूद है रेजिस्टर डी की, वह है 8.64 वॉट। करंट वहां से कितना गुजर रहा है, 1.2 एम्पेयर है। कैन वी मेक अ डेटा, यस वी हैव मेड। और हम क्या यूज कर सकते हैं, पावर का फॉर्मूला। वी नो दैट पावर इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, एंड वी कैन मेक सब्जेक्ट, वी को सब्जेक्ट बनाइए। पावर ऊपर रहेगा न्यूमरेटर की तरफ, और डिनोमिनेटर में आपका करंट आ जाएगा। राइट, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। और ये 8.64 डिवाइडेड बाय 1.2, आपका आंसर आएगा 7.2 वोल्ट्स। अब 7.2 वोल्ट को मेजर करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए होगी भाई, आपको 0 to 9 वाला चाहिए होगा। ठीक है, तो 0 to 9, 0 to 9 वोल्ट मीटर will be
used to measure the PD, that is potential difference across D। अब ये आपको बताना होगा कि 0 to 6 वाला तो आपको पता है क्यों नहीं होगा, बिकॉज द वैल्यू, द वोल्टेज इज आउट ऑफ द रेंज। ओके, तो 7.2 वोल्ट इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ 0 to 6 वोल्ट वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अब क्या बच गया? अब आपका बच गया है 0 to 200 वाला। 0 to 200 वाला क्यों नहीं कर सकता? विल गिव इनसिग्निफिकेंट रीडिंग, विल गिव इन सिग्निफिकेंट रीडिंग। अब हम इसको देखते हैं कि ये ऐसा क्यों है। अगर आप इसको थोड़ा सा, एक तो इतनी जगह भी नहीं रखी मैंने कि यहाँ पे कुछ समझाऊं आपको। चले हम इसको ऐसे देख लेते हैं। 0 to 200, ये आपका एक जीरो है, फिर इसके अंदर आपके स्केल्स होंगे, फिर 1 होगा। इस तरह चलते चलते आपके ये कहाँ तक जाएगा? 200 तक जाएगा बेटा। सही है, राइट। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पॉइंटर है, ये जीरो पर है। 0 से 7.2 मूव करेगा जैसे ही, तो बहुत ही कम डिफ्लेक्शन होगी बेटा। ठीक है, राइट, जो कि हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट होगी। क्लियर? अच्छा, कंसिडरिंग द वैल्यू कैलकुलेटेड इन पार्ट 3, कैलकुलेट एनर्जी ट्रांसफर टू द कंपोनेंट डी। अगेन एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, व्हेन द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो फॉर द 1 मिनट। सो 1 मिनट को आपने चेंज करना होगा 60 सेकेंड्स के अंदर। एनर्जी निकालना है आपको। दूसरी बात वो कह रहे हैं अक्रॉस डी। अक्रॉस डी दैट मीन्स रेजिस्टर डी की अगर आप पावर की बात करो तो पावर उसकी है 8.64 वॉट, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, राइट। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी ट्रांसफर ओवर टाइम। और हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी इक्वल्स टू पावर टाइम्स टाइम, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 8.64 टाइम्स 60 सेकेंड, तो हमारा आंसर। हमारा आंसर आ रहा है 518.4 जूल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं स्टेट द एफिशिएंसी ऑफ द कंपोनेंट डी व्हेन द आउटपुट एनर्जी डिसिपेटेड इज 300। तो बेटा डिसिपेटेड एनर्जी आपकी क्या होती है? लॉस्ट एनर्जी होती है, लॉस्ट। ठीक है, लॉस्ट एनर्जी होती है। तो बेटा आपको सबसे पहले क्या करना होगा? यूजफुल एनर्जी निकालने के लिए, यूजफुल एनर्जी आउटपुट निकालने के लिए आपको टोटल एनर्जी में से माइनस करना होगा। अब टोटल एनर्जी हमारे पास कितना आया है? 518.4 माइनस 300, यू यू गेट 218.4 जूल। ठीक है, अब आपका ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे। पहले तो आप सब्ट्रैक्ट कर लें। अच्छा, ये तो हमने कर लिया ना। तो आप एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट। अब यूजफुल एनर्जी आउटपुट कितना है भाई? 218.4 है, डिवाइडेड बाय 518.4। इसको डिवाइड कर लेंगे, 218.4 डिवाइडेड बाय 518.4, वी गेट 42 पॉइंट। और इसको हम देख लेते हैं पहले, फ्रैक्शन में 0.421 आ रहा है। ठीक है, यस। तो हमारा आंसर कितना है बेटा? 42.1% और 42%, राइट। अच्छा, now here is the circuit again. We have multiple lamps which are connected in parallel. ये कनेक्शन आपका पैरेलल है। ये फ्यूज है। फ्यूज क्या काम करता है?
अच्छा, फ्यूज क्या काम करता है भाई, हम जरा फ्यूज के बारे में देख लेते हैं। फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। फ्यूज इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस। ठीक है, जो क्या करता है, उसकी रेटिंग होती है। रेटिंग का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू वो कितना अलाउ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्यूज की रेटिंग है वो 2 एम्पेयर है। दैट मीन्स कि 2 एम्पेयर से ज्यादा करंट फ्यूज अलाउ ही नहीं करेगा इस सर्किट के अंदर। जैसे ही 2 एम्पेयर से अगर, इवन हमारे पास तो ऐसे ये सर्किट्स आते हैं जिसके अंदर हम कुछ टॉलरेंस सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, आई एम नॉट गोइंग टू टच ऑन दैट कॉन्सेप्ट। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि मैक्सिमम करंट 2 एम्पेयर फ्यूज अलाउ कर रहा है इस क्वेश्चन के और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, राइट। तो 2 एम्पेयर करंट अगर आपका आगे जा सकता है, तो हमें आगे कितना स्प्लिट होगा वो एक अलग बात है। बट यहाँ पर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी गई है। वो है एक, हर एक पर कितने वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि दिस इज द ब्रांच वन, दिस इज वन ब्रांच, दिस इज सेकंड ब्रांच, दिस इज थर्ड ब्रांच, राइट। तो आपके ये 3 ब्रांचेस दी गई हैं। ये पैरेलल सर्किट है, सब पर ई जो वोल्टेजेस हैं वो सेम रहेंगे, क्योंकि पावर सोर्स के पास भी कितने हैं, 220। अब 220 वोल्टेजेस यहाँ पर आएंगे, 220 वोल्टेजेस यहाँ पर भी आएंगे, 220 वोल्टेजेस यहाँ पर भी आएंगे। पावर इनकी है 40 वॉट, 40 वॉट, 40 वॉट। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं कि करंट आप बताएं। अब करंट के लिए व्हाट यू कैन डू इज पावर इक्वल्स टू करंट टाइम्स वोल्टेज। आप वोल्टेज आपको पता है, आप वोल्टेज पावर डिवाइड बाय वोल्टेज कर दें, इक्वल्स टू करंट आ जाएगा। पावर है आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 200, राइट। 0.18 एम्पेयर आपका करंट आ गया है, ठीक है। अच्छा, करंट इन द फ्यूज, अब कितना करंट फ्यूज से पास हो रहा है ये हम देख लेते हैं भाई। देखिए बेटा, एक लैंप लगा हुआ है यहाँ पर, फिर एक और लैंप है यहाँ पर, फिर एक और लैंप है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ऑल टुगेदर वी हैव 3 लैम्प्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ईच लैम्प अलाउज 0.18, 0.18, 0.18 एम्पेयर, राइट। 0.18 एम्पेयर, 0.18 एम्पेयर एंड 0.18 एम्पेयर। तो अगर हम इन तीनों करंट को ऐड कर लें, सो विल वी गेट द टोटल करंट। यस, वी विल गेट द टोटल करंट जो इस फ्यूज से गुजर रहा होगा। सही है। तो ये करंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, 0.18 प्लस 0.18 प्लस 0.18, राइट, और दैट्स गोइंग टू बी 0.54 एम्पेयर। ठीक है, तो ये आपका 0.54 एम्पेयर आ गए, राइट। अच्छा जी, नाउ टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स ऑल इन पैरेलल दैट कुड बी कनेक्टेड विदाउट ब्लोइंग द फ्यूज। देखो, फ्यूज के अंदर रेटिंग उसकी फ्यूज की कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 2 एम्पेयर। अब मैक्सिमम फ्यूज आपका 2 एम्पेयर करंट अलाउ कर सकता है, ठीक है। और हर लैम्प 0.18 करंट ड्रॉ कर रहा है। तो व्हाट वी डू इज 2.0 डिवाइडेड बाय ईच लैम्प करंट। तो हमारे पास नंबर ऑफ लैम्प्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं नंबर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा 11.11, जो कि हम 11 लैम्प्स लेंगे, ठीक है बेटा, राइट। Okay, all right. Now, question number three. The circuit of figure 7.1 includes an immersion heater and 6 volt battery. यहाँ पर आपके पास ये जो सिंबल है, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टर का। और वेरिएबल रेजिस्टर किन किन तरीकों से अपनी रेजिस्टेंस चेंज कर सकता है। देखो, एक तो पहली बात याद रखो, रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू जो है वो चेंज करता है 3-4 फैक्टर्स की वजह से। या तो आप मटेरियल कोई और ले लो, सही है। एक वायर है, एक पर्टिकुलर वायर है, और आप किसी और पर्टिकुलर मटेरियल की वायर बना लो, तो रेजिस्टेंस उसकी डिफरेंट होगी। दूसरा ये कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा, तो
रेजिस्टेंस उसकी डिफरेंट हो जाएगी, वेरी कर जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली जितनी लेंथ बड़ी होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लेंथ से भी आपकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, लार्जर द लेंथ, ओके, ग्रेटर द रेजिस्टेंस विल बी, राइट। अच्छा, इसी तरीके से क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हम करते हैं अगर, तो अगर हमारे पास थिक वायर है तो रेजिस्टेंस उसकी कम होगी, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, स्टेट द नेम एंड द पर्पस ऑफ कंपोनेंट एक्स। तो भाई नेम इसका है वेरिएबल रेजिस्टर, राइट, और पर्पस इसका है कि हम रेजिस्टर की वैल्यू चेंज करने से करंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अच्छा, नाउ हीटर, हीटर कहाँ लगा हुआ है भाई, सर्किट के अंदर देखेंगे हीटर लगा हुआ है, राइट। हीटर इज डिजाइंड टू वर्क फ्रॉम 3.6 वोल्ट सप्लाई। आपको हीटर को कितने वोल्टेजेस देने होंगे ताकि वो फंक्शन कर सके, 3.6, ठीक है। अब हीटर को चाहिए 3.6 वोल्ट, और जो पावर रेटिंग है हीटर की वो गई ही है 4.5 वॉट, ठीक है। कंसिडरिंग ऑल अदर थिंग्स एंड करंट द हीटर, कैलकुलेट रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बेटा रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, आ, यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वोल्टेज अपॉन करंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कई ऐसे बच्चे या कुछ ऐसे लोग सोच सकते हैं कि भाई डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला लगाएं और आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हर एक बच्चे ने सारे फॉर्मूले याद नहीं किए हुए होते, तो इट बेटर टू मेमोराइज द कॉमन फॉर्मूलाज, राइट। सो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई आपका कॉमन है, ये कहाँ से आया, ओम्स लॉ से आया हुआ है, ठीक है। Since we do not have the current, so let's find out the current first, ठीक है। तो हम करंट निकालने के लिए हम कहेंगे पावर इक्वल्स टू वी आई, वी नो डेट पावर इक्वल्स टू वी आई है। तो बेटा पावर और वोल्टेज को आप डिवाइड कर दें, यू विल गेट अ करंट, आई इक्वल्स टू पावर कितना है बेटा 4.5 डिवाइडेड बाय 3.6 वोल्ट्स। बेटा आपका करंट आ गया है जो कि होगा 1.25, 1.25 एम्पियर होगा, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना होगा कि आपने इक्वेशन नंबर 1 में प्लग करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज, तो आर इक्वल्स टू वोल्टेज की वैल्यू है 3.6 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है। तो 3.6 डिवाइडेड बाय 1.25, दैट्स गोइंग टू बी 2.88, ठीक है। All right. Now this question is related to the thermistor. ये जो सिंबल है वो है आपका थर्मिस्टर का। थर्मिस्टर क्या कर रहा है, आप इसके नाम से ही अंडरस्टैंड कर सकते हो। थर्म मींस हीट। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होती है, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि बढ़ेगी कम होगी, जस्ट कीप दिस कॉन्सेप्ट के हाँ ठीक है, टेम्परेचर चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होती है, ठीक है। अब 500 the circuit contains a thermistor and a 1000 ohm resistor in parallel with 500 ohm resistor in series। बेटा देखें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपके थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस 1000 ओम है, राइट, ठीक है, 1000 ओम। अब सवाल ये बनता है, आपने सबसे पहले ना इसको हाईलाइट कर लेना है कि हाँ ठीक है, ये चीज आप ने, माय गॉड सॉरी, ये 1000 ओम दी जा रही है, ठीक है। तो बेटा अब कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी है आपको, ठीक है। और थर्मिस्टर की जब थर्मिस्टर की वैल्यू है 1000 ओम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और वो कनेक्ट है 1000 ओम के साथ ही कनेक्ट है ना। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में हम रेजिस्टेंस किस तरह ऐड करते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/1000 प्लस 1/1000 will give you
2/1000, राइट। अब ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, प्लीज यूज द कैलकुलेटर, वुड बी बेटर ऑप्शन। 2 times 1 is 2, 2 times 500 is 1000, we'll make it 1 over equals to 1/500। और जो कि आपका आंसर आएगा, अगर आप इसको फ्लिप करेंगे टू मेक आर सब्जेक्ट, आपका आंसर आ जाएगा R इक्वल्स टू 500 ओम। ठीक है जी। अब आपसे कह रहे हैं आई निकालें। आई है कहाँ सर्किट के अंदर, देखें ये रहा आई। ठीक है, आई ये है जो कि आपका टोटल करंट है। ठीक है, ये टोटल करंट है। रिमेम्बर, मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में आपसे कहा था कि आप करंट को हमेशा ट्रेस करते हैं, राइट। तो बेटा आई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आप बनाएंगे, एंड व्हाट यू नो इज, यू नो द टोटल वोल्टेजेस। तो आपके पास टोटल वोल्टेजेस हैं 12 वोल्ट। तो अगर हम एक सर्किट बना लें यहाँ पर जिसके अंदर 12 वोल्ट यहाँ बना दें, एक थर्मिस्टर और रेजिस्टर की कंबाइंड रेजिस्टेंस हमने जो निकाली है वो 500 ओम आ रही है ना। और आगे एक और रेजिस्टर कनेक्ट है विच इज ऑल्सो 500 ओम। ऊपर देखें सर्किट के अंदर, तो ये 500 ओम ही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 500 ओम का एक रेजिस्टर कनेक्ट है, और इस पूरे थर्मिस्टर का और 1000 ओम का हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाली है विच इज 500 ओम। इन दोनों की रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड कर लें और डायरेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं 500 + 500, तो ये हमारे पास टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस आ गई। बेटा हमें टोटल करंट निकालना था, इसलिए हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। टोटल करंट निकाला है, निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेजेस होने चाहिए। ठीक है, तो वी कैन यूज V अपॉन R। V की वैल्यू है 12, टोटल रेजिस्टेंस है 1000, विल मेक इट 0.012, तो 0.012 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है भाई। कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 500 ओम। बेटा 500 ओम, ये जो बात कर रहा है ना, ये जो बात कर रहा है आपसे 500 ओम की, वो कौन सा 500 ओम है, वो ये वाला 500 ओम है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर इधर दिया हुआ है वो इस 500 ओम की बात कर रहा है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 500 ओम आपको निकालना है। तो आप मुझे बताएं कि टोटल टोटल करंट आपके पास कितना है भाई, 0.012 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस, अच्छा टोटल रेजिस्टेंस छोड़ें, आप जिस रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना है उसकी बात करें, तो वो वाला रेजिस्टर है 500 ओम का। ठीक है, तो क्या हम इस जगह पे वोल्टेजेस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से करंट किस तरह फ्लो कर रहा है जरा हम देख लेते हैं। यहाँ से करंट यहाँ पे आया, यहाँ से करंट यहाँ पर आया, यहाँ गया, और यहाँ भी फ्लो करेगा, यहाँ भी फ्लो करेगा, फिर वापस चला जाएगा, राइट। तो ये सेम करंट होगा 0.012 का। ठीक है, तो 0.012 500 और 500 दोनों से पास आउट हो रहा है। ठीक है, फ्लो कर रहा है। तो नाउ वी कैन अप्लाई V इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर I इज 0.012 टाइम्स 500 विल गिव यू 6 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये हम इस तरह भी पता कर सकते हैं। एक और तरीका भी है कि जब आपके पास 12 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, तो दोनों रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं, देयरफॉर दोनों रेजिस्टर के ऊपर इक्वल वोल्टेज डिवाइड होगा सीरीज सर्किट के अंदर। ठीक है, तो प्लीज कीप दिस कॉन्सेप्ट इन द माइंड के आपके वोल्टेजेस क्या होते हैं सीरीज सर्किट में डिवाइड हो जाए। ओके, ओके, the photograph shows, ओ वाह, फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, अच्छा एक ही तो है। अच्छा चलें खैर। The photograph shows the different cables used for the air conditioner and lamp। भाई एयर कंडीशनर के बारे में हम जानते हैं, इट्स ए हैवी अप्लायंस, राइट, और लैम्प जो है वो कम पावर कंज्यूम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएं सजेस्ट व्हाई द वायर्स इन द एयर कंडीशनर केबल आर थिकर। क्यों एयर कंडीशनर की वायर जो है वो थिकर होनी चाहिए। आर वी गोइंग टू कंपेयर, आर वी गोइंग टू कनेक्ट द थिकनेस ऑफ द वायर विद द रेजिस्टेंस। तो जरा हम इसको देखते हैं। बेटा देखें, एयर कंडीशनर एक ऐसी डिवाइस है जिसको ज्यादा करंट चाहिए होता है। ठीक है, जो आपके एसीज होते हैं या घर में जितने भी कोई भी हैवी अप्लायंस होती है उसको, आयरन है, माइक्रोवेव ओवन है, इस तरह जितनी भी चीजें हैं उनकी हैवी अप्लाय वो हैवी अप्लायंसेस कंसिडर होती हैं। ओके, सो एयर कंडीशनर इज अ हैवी अप्लायंस।
यार ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दिस रिक्वायर्स लार्ज करंट, और लार्ज करंट फ्लो करवाने के लिए आपके पास मिनिमम रेजिस्टेंस होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि थिकर वायर की रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वायर आपकी थिक होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। कीप दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड के करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जितने भी घर में हैवी अप्लायंसेस होते हैं उनको ज्यादा करंट चाहिए होता है, और ज्यादा करंट की वजह से उनकी रेजिस्टेंस उनको कम से कम रखनी पड़ती है, ठीक है। तो हमें थिक वायर यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हमारी जितने भी वाटर पंप्स होते हैं, हैवी मशीनरी होती है, वॉशिंग मशीन होती है, या आपके आयरन होता है, जितनी भी सब चीजें हैं, ठीक है, वो हैवी अप्लायंस में कंसिडर होती हैं, ठीक है। सो एयर कंडीशनर requires large current, so keeping the large current to flow, set the resistance low, और हाँ आप इसको लेस स्मॉल और लो कह सकते हैं, ठीक है। तो थिक वायर हैज लो resistance, allows large current, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इज इंक्रीज्ड सो दैट इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है भाई, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इसकी डिक्रीज हो रही है। अगेन मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये याद नहीं करना कि टेम्परेचर चेंज होने से क्या हो रहा है, जो जस्ट नीड टू नो कि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस वेरी करती है, दैट्स ऑल। स्टेट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन रेजिस्टेंस ऑन द करंट थ्रू 500 ओम। 500 ओम कहाँ लगा हुआ है भाई, सर्किट के अंदर जाओगे 500 ओम ये लगा हुआ है, ठीक है। यहां से करंट जो फ्लो कर रहा है, वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इसकी रेजिस्टेंस को कम कर दें। तो बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि इसकी रेजिस्टेंस को चेक करें पहले, कम करके चेक करें। अभी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टेंस 1000 ओम दी हुई है, ठीक है। आप क्या करें, 1000 से कम ले लें। लेट्स टेक इट, सॉरी, तो हमें ये बताना है कि उसका करंट पे क्या फर्क पड़ा है, इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये हम थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को 1000 ओम से कुछ कम वाली रेजिस्टेंस चूज करते हैं, और फिर पहले कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम इसका आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। बेटा कैलकुलेशन करते हैं हम कि 1000 ओम से रेजिस्टेंस कम हो गई है, और लेट्स टेक इट 750। आप 800 ले सकते हो, 900 भी ले सकते हो, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने 750 ले लिया। और इस थर्मिस्टर के साथ आपका एक रेजिस्टर कनेक्ट है जिसकी फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, जो कि है कितनी, 500, सॉरी 1000 ओम है, ठीक है। तो ये 1000 ओम यहाँ पे कनेक्ट हुआ। अब इस 1000 ओम को पैरेलल में और थर्मिस्टर की 750 हमने कंसिडर की, अज्यूम किया है। तो अगर हम इसको अप्लाई करें फॉर्मूला 1/R, तो क्या आएगा आंसर। तो बेटा इसका जो आंसर आप लोगों के पास आ रहा होगा, अगर आप उसको पूरा कैलकुलेटर में रखें, तो वट एवर यू आर गेटिंग, फ्लिप द नंबर, और फिर आपके पास रेजिस्टेंस निकल के रहेगी 428.57 लिख दें, या 6 लिख दें, आप 6 ओम, राइट। ओके। अब आप मुझे बताओ कि टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस थर्मिस्टर की और 1000 ओम वाले रेजिस्टर की मिलाकर कितनी आई है, 428 है, ठीक है। और पहले कितनी आ रही थी, 500 आ रही थी। आप देखें, पहले 500 आ रही थी, सही है। हमने जब किया था 1000 और 1000 करके,
तो अब कम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस भी क्या हो गई है, कम हो गई है। 528.6 ओम रेजिस्टेंस आ रही है। तो बेटा हाउ कैन वी कम हाउ कैन वी व्हाट शुड वी स्टेट कि अगर आप 528.6 और 500 को वापस ऐड करें, जो 500 आपका ऐड हुआ है तो 928 आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है। सो सिंस the total resistance decreases, therefore the total current would increase। ठीक है। और 500 ओम से भी जो करंट गुजर रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इफेक्ट ऑन दिस चेंज इन रेजिस्टेंस ऑन द करंट, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, 500 द करंट थ्रू 500 ओम इंक्रीजेस। ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए लिख देता हूँ कि अज्यूम कर लें, अज्यूम एनी वैल्यू, ओके, अज्यूम एनी वैल्यू ऑफ थर्मिस्टर लेस देन 1000 ओम। ओके, राइट। अच्छा जी, द स्टूडेंट इज टोल्ड दैट ओनली 22,000 joule are used to raise the temperature of the aluminum block by 25 degrees Celsius. State the equation linking efficiency, useful energy output and total energy input. तो efficiency आप लोगों को पता है क्या होती है, useful energy output divided by total energy input। अच्छा, calculate efficiency of heating the aluminum block if the input energy is about 30,000 joule। बेटा इनपुट एनर्जी आपकी 30,000 जूल है और आपका जो यूजफुल आउटपुट है वो 22,000 जूल है। हमने लॉसेस को इंक्लूड नहीं किया। अगर हम लॉसेस को भी इंक्लूड कर लें एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हुए तो एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा ही फिर आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉसेस को भी इंक्लूड कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा कैलकुलेट होकर आ रही होगी। ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 22,000 डिवाइडेड बाय 30,000 और ये आपका आएगा 0.73 और इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे तो 73% लिख देंगे। ठीक है। और आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ द एफिशिएंसी ऑफ द हीटर विल बी हायर देन दिस वैल्यू। एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि अगर आप उस कैलकुलेशन में यूज जो लॉसेस हैं उनको भी इंक्लूड कर लेंगे तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा ही आ रही होगी। ठीक है। द द कैलकुलेशन does not include the lost energy। एक तो ये आप बात लिख सकते हो, सही है। और आप कह सकते हो कि जो सराउंडिंग में जो आपकी हीट डिसिपेट हो रही है, ठीक है, वो वापस से एब्जॉर्ब हो सकती है बाय द हीटर। ओके। ठीक है, क्योंकि एक हीटर है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है और वो हीट हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और वो डिसिपेट भी कर रहा होगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हीटर है उसके खुद भी कंपोनेंट्स क्या हो रहे होंगे, गर्म हो रहे होंगे। ठीक है। द कंपोनेंट्स the components the components of the heater may become warm too, which may increase the efficiency of the हीटर। क्योंकि यहाँ पे हीटर का काम क्या है, यहाँ हीटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ रहा है स्टेट वन वे इन विच द स्टूडेंट कुड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द हीटिंग। आप कह रहे हैं कि अच्छा इसकी एफिशिएंसी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ऑफ हीटिंग द एल्यूमिनियम ब्लॉक। तो बेटा एल्यूमिनियम ब्लॉक को
हीट करना है उसके लिए अगर हमें क्या करना होगा, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट एल्यूमिनियम ब्लॉक तक पहुंचा देंगे तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर दें कि यूज द इंसुलेटर, या यूज इंसुलेटर अराउंड अराउंड द एल्यूमिनियम ब्लॉक। तो एल्यूमिनियम ब्लॉक जितना हीट अप हो रहा होगा तो वो सराउंडिंग की तरफ हीट डिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, यूज द इंसुलेटर अराउंड द एल्यूमिनियम ब्लॉक। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट द हीट लॉसेस, टू प्रिवेंट द हीट लॉसेस, हीट लॉसेस फ्रॉम एल्यूमिनियम ब्लॉक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रेफर द ग्राफ ऑफ करंट एंड टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर कनेक्टेड हियर। बेटा प्लीज इसको एनटीसी वाली चीज को आप छोड़ दीजिएगा, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल हमारे सिलेबस के अंदर। हमसे कहा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्मिस्टर निकालें, इस केप्ट कांस्टेंट, फाइंड द करंट एट 40 डिग्री सेल्सियस। बेटा 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है, 40 डिग्री सेल्सियस पे आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखें, ये रूलर रख के करेंगे वुड बी इजी फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा पॉइंटर आगे पीछे हो सकता है, तो दैट्स गोइंग टू बी .1, .2, .3, तो इट्स गोइंग टू बी अराउंड .8, सॉरी .38 और .39। ठीक है, तो ये आपका .38 से हम .39 तक ले सकते हैं। ठीक है, राइट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर वापस जाइए और चेक करें 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है बेटा, इट्स गोइंग टू बी अराउंड 0.15, राइट। तो हमारा करंट जो है वो 0.15 एम्पेयर आ रहा है। ठीक है, मैं 16 ले लेता हूँ भाई, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा रूलर मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पे, एंड आई कैन नॉट यूज द रूलर हेयर। तो 0.16, और आपकी रेजिस्टेंस इन्होंने हमें दी गई है, वो है आपकी 300 ओम। तो बेटा आप क्या करेंगे, वोल्टेज इक्वल्स टू IR, करंट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें रेजिस्टेंस से तो आपका आंसर कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये आपका आ गया 48। तो ये 48 वोल्ट्स आपके यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, राइट। इसके बाद एक साउंड का क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड इज साउंड अबव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट ह्यूमन कैन हियर। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम कितनी हेयर कर सकते हैं, 20,000 तक कर सकते हैं, और मिनिमम 20 हर्ट्ज कर सकते हैं। द इमेज शोज अ submerged submarine. So submarine sends a pulse of ultrasound to the sea floor. The pulse takes 0.25 to travel from submarine to sea floor. देखो भाई, टाइम आपको कितना दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है 0.25 सेकेंड्स। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का टाइम दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है भाई, 1600 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस एस से शो करो या डी से शो करो, बातें एक ही हैं। तो डी इज इक्वल्स टू VT, और डिस्टेंस इज इक्वल टू वी कितना है बेटा, 1600, टाइम कितना है 0.25। बेटा आपका कितना आंसर आएगा ये 400। ठीक है, 400 मीटर आ गया, राइट। नाउ द अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सी फ्लोर बैक टू द सबमरीन। करेक्ट द यूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स। अच्छा, टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर एक पल्स जा रही है और वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, देखें रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है, अगर वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, जाना और फिर वापस आना, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, द submarine moves through the sea and every few seconds sends a pulse of ultrasound to check the distance to sea floor. अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं बेटा, कि टेबल shows the time taken for the 5 ultrasound pulses to travel from the submarine to the sea floor and back to the submarine. तो यहाँ पर अगर आप देखें, एक पल्स गई है, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये सबमरीन यहाँ पर है। ठीक है, सबमरीन, ओके। अब यहाँ पर आपका एक सी फ्लोर यहाँ पर, ओके, यहाँ से पल्स गई है। ठीक है,
ट्रेवल फ्रॉम द सबमरीन टू द सी फ्लोर एंड बैक टू द सबमरीन, और फिर वापस जा रही है। ओके, तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? 0.50 लग रहा है। ठीक है, ज्यादा क्या है, टाइम फॉर पल्स टू रिटर्न इन सेकेंड्स। तो बेटा जाने का टाइम आपका 0.50 है। ठीक है, या आने का टाइम ले लें या जाने का ले लें, एक का टाइम ले लें। डिस्क्राइब हाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द सबमरीन टू सी फ्लोर चेंज्ड ओवर दीज 5 पल्सेस। तो अगर आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, सबमरीन अब थोड़ा सा नीचे आ गई होगी, और अब जो है उसका रिटर्न टाइम कितना आ रहा है? रिटर्न टाइम आ रहा है 0.45 सेकेंड्स। तो इसका मतलब डिस्टेंस का कम हुआ है। फिर और कम हुआ है, सबमरीन का डिस्टेंस क्या हुआ है? कितना हुआ है? 0.38 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम उसका कम हो गया। अब थोड़ा सा और बढ़ गया, राइट, जो कि बन गया 40। ठीक है जी, और इसके बाद फिर 48 पर चला गया। ठीक है, ये आ गया 48 पर। अब भाई सवाल ये, इसका मतलब ये सबमरीन को अगर गौर से देखिए ये डिस्टेंस किस तरह वेरी हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियली इनिशियली द सबमरीन इज far from the sea floor, then gradually decreases the distance, या इसको अभी लिख दें gradually comes close to the sea floor, then um, इसको हम ये भी कह सकते हैं, lifts lifts upward again। ठीक है, now, scientists have detected radio waves emitted from the distant galaxy. Some of the radio waves from the distant galaxy have a frequency of 1200, 1000 and 1000 hertz. बेटा इस चीज को आप जरा अंडरस्टैंड कर लें, हम इसको कैसे लिख सकते हैं इस 12,000 को। अगर आप इन 3 जीरोस की जगह लिखना चाह रहे हैं तो 10 की पावर 3 लिखेंगे, तो ये आपका बन जाएगा। अगर सिर्फ आप ये लिख रहे हैं 2 जीरो और ये फिर 3 जीरोस आते हो, सो 1200 and 1000 इज देयर, और इस 10 to the power 3 को आप किलो हर्ट्ज लिखेंगे। ओके, अब आप इन 3 जीरोस को भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर दोबारा आपका 10 to the power 3 आएगा। लेकिन ये 10 to the power 3 और ये 10 to the power 3 मिलकर आपके बना देंगे 10 to the power 6। ठीक है, जो कि 10 to the power 6 आपका बन जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे 1200 मेगा हर्ट्स। हम क्या पढ़ेंगे? 1200 मेगा हर्ट्स, राइट। अच्छा, इसके बाद अब अगर और आपको वापस जाना है तो ये पॉइंट जो है अगर आप पीछे लेके जा रहे हैं 1 2 एंड 3, तो ये बन जाएगा 1.2 into 10 to the power 3 और मेगा हर्ट्स। अब आप क्या करेंगे? 10 की पावर 3 को भी अगर आप इस 10 to the power 3 और मेगा को भी 10 की पावर 6 में वापस से लेकर आए तो यू विल गेट 10 to the power 9 हर्ट्स। ठीक है, और 10 to the power 9 हर्ट्स आपका बन जाता है गीगा, जो कि आपका कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, क्लियर। गीगा क्या होता है डायरेक्ट बता देता हूँ, 10 की पावर 9 होता है, सिंपल। 10 की पावर 9। ओके, अच्छा जी। इसके बाद हमसे कह रहे हैं रेडियो वेव्स ट्रेवल थ्रू स्पेस एट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना है? कह रहे हैं कि आप किलोमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कैसे करेंगे इनटू मीटर पर सेकंड। तो सिंपल बात है, किलोमीटर 1000 होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, सो यू विल मल्टीप्लाई इट। ओके, तो इस तरह कन्वर्जन होगी। राइट द इक्वेशन विच लिंक्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ और स्पीड। तो आपने ऐसे लिखना है, वेव स्पीड इक्वल्स टू वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। और आप सिंबल भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव इमिटेड। अब आप वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं, लैम्डा निकालना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? फ्रीक्वेंसी हमें ऊपर वाले पार्ट से लेनी होगी 1.2 गीगाहर्ट्ज।
कितनी लेनी होगी? 1.2 गीगा हर्ट्स, जो कि आपकी कितनी बन जाती है? 1.2 इंटू 10⁻9 हर्ट्स, ठीक है। और स्पीड आपको कितनी लेनी है बेटा? स्पीड आपने जो कन्वर्जन की है 3 इंटू 300, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लें आप जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। नाउ यूज द फॉर्मूला, लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। वी कितना है बेटा? 3 इंटू 10⁻8 है। और एफ कितना है बेटा आपका? एफ अभी हमने किया था 1.2 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 1.2, कर लें आप पहले, 2.5 आएगा, ठीक है। 2.5 और 10⁻8 और 10⁻9 को डिवाइड करेंगे तो 10⁻−1 आएगा, सही है। दैट्स गोइंग टू बी 0.25 मीटर। कैलकुलेटर से करें सब काम, ठीक है जी। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू गाइस। इंशाल्लाह फिर हम लोग मैं अभी आपका P4 भी सॉल्व कर देता हूँ, ओके।